हेलो दोस्तों, सबों को नमस्कार। आज के इस सेशन पे आप सबों का स्वागत है दोस्तों। आज से पहले हम लोगों ने गुप्त वंश को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ा और उनसे संबंधित सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को किया है दोस्तों। तो जो भी दोस्त अगर पुराने तथ्य को नहीं पढ़े हैं, पुराने वीडियो को नहीं देखे हैं, तो ज़रूर पहले पुराने वीडियो को देख लीजिएगा दोस्तों। अगर आप लगातार देखते हुए आते हैं तो आपको क्रम वाइज समझने में बहुत ही आसानी होता है दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे गुप्त काल के बाद का समय अवधि। यहाँ पे गुप्तोत्तर होता है दोस्त, पर थोड़ा माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे गुप्तोत्तर काल, यानी कि गुप्तों के बाद में जो गुप्त साम्राज्य हुआ, उसके बाद का जो समय अवधि है वो समय अवधि कैसा रहा। तो जो गुप्त साम्राज्य था बहुत ही मजबूत और बहुत ही समृद्ध साम्राज्य था दोस्त। इसके बाद हुन का आक्रमण थोड़ा और ज़्यादा सक्रिय हो जाता है। गुप्तों के बाद में हुन आक्रमण क्या हो गया दोस्तों, और ज़्यादा सक्रिय, यानी कि ये बार बार फिर से आक्रमण करने लगे। तो उसी में से एक जो शासक है मिहिर कुल, इसका नाम आप लोग याद रखिएगा। ये कौन है? हुन शासक है। कौन है दोस्तों? हुन शासक है। तो मिहिर कुल का नाम याद रखना है। मिहिर कुल का नाम क्यों याद रखना है? क्योंकि इसका जानकारी हम लोग को मंदसौर प्रशस्ति से मिलता है। ये मिहिर कुल कौन है? तो तोरमान का पुत्र है। मिहिर मिहिर कुल कौन है दोस्त? तोरमान का पुत्र है। तोरमान भी एक हुन शासक हुआ। और जो मिहिर कुल है ये महान शैव अनुयायी था। इसके बारे में जानकारी कहाँ मिला दोस्त? तो मंदसौर में। मंदसौर प्रशस्ति में कुमारगुप्त और यशोधर्मन के बारे में भी जानकारी मिलता है। किसके किसके बारे में जानकारी? तो कुमारगुप्त और यशोधर्मन के बारे में भी जानकारी मिलता है। याद रखिएगा दोस्तों। और ये जो मिहिर कुल था बौद्ध और जैन धर्म का बहुत बड़ा विरोधी था और इसको कमजोर शासक के रूप में देखा गया। किसको कमजोर शासक के रूप में देखा गया? मिहिर कुल को। क्यों? क्योंकि जब ये भारत आक्रमण करने आता है तो इसको 2 बार हार मिला, 2 बार पराजय मिला। एक बार इसको यशोधर्मन हरा दिया, जो मालवा का शासक था, और दूसरे बार मगध का परवर्ती गुप्त शासक। ये गुप्त अलग है और परवर्ती गुप्त शासक अलग है। थोड़ा सा जिक्र हम लोग इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इससे एग्जाम में उतना क्वेश्चन बनता नहीं है परवर्ती गुप्त शासक, तो इसलिए इसके बारे में उतना पढ़ेंगे नहीं दोस्त, पर मैं थोड़ा सा इसके बारे में जरूर जिक्र करूंगा। तो चलिए दोस्त देखते हैं क्या कि ये जो मिहिर कुल था ये 2 बार हारता है। एक बार यशोधर्मन से और दूसरा किससे? मगध का परवर्ती शासक नरसिंह गुप्त से। नरसिंह गुप्त बलादित्य से हारता है। तो ध्यान में रखिएगा ये 2 बार हारा, इसलिए इसको कमजोर शासक में गिना जा रहा है दोस्त। अगर हुन आक्रमण को छोड़ दें और भारत के क्षेत्र में देखें तो गुप्त काल के बाद में कौन कौन सा क्षेत्रीय वंश उभर के आता है? तो पहला है मैत्रिक वंश, दूसरा है मौखरी वंश, तीसरा है बंगाल का गौंड वंश, और चौथा है परवर्ती गुप्त शासक, और पांचवा है पुष्यभूति वर्धन वंश। तो इन पांचों वंश में से सबसे इंपॉर्टेंट है पुष्यभूति वंश बोलिए या तो वर्धन वंश बोलिए। पुष्यभूति वंश बोलिए या तो क्या बोलिए? वर्धन वंश। तो ये पुष्यभूति कहाँ पे है? तो पुष्यभूति हरियाणा वाले क्षेत्र में है। पुष्यभूति कहाँ पे है दोस्त? हरियाणा वाले। ये तो पुष्यभूति ही इसका संस्थापक था, इसलिए इसको पुष्यभूति वंश बोला जा रहा है। या जो ये वर्धन वंश था किस क्षेत्र में इसका उदय हुआ? तो हरियाणा के क्षेत्र में। याद रखिएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग जो प्रमुख क्षेत्रीय वंश है उसके बारे में जानते हैं। तो वल्लभी का जो मैत्रक वंश था, इसमें 2 प्रमुख शासक हुए, एक भट्टरक और दूसरा है धर्मसेन। एक भट्टरक और दूसरा है धर्मसेन। इसी के समय पे ह्वेनसांग आया था। किसके समय पे? तो ध्रुवसेन। ध्रुवसेन द्वितीय। वल्लभी का मैत्रक वंश का ही ध्रुवसेन एक शासक हुआ, जिसका शासक कौन सा हुआ? ध्रुवसेन द्वितीय। इसी के समय पे कौन आया था दोस्तों? तो ह्वेनसांग आया था। याद रखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है क्या, हम लोग का जो कम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें अगर आप प्रीवियस ईयर लगाइएगा तो आपको मिल जाएगा कि भट्टरक और धर्मसेन किस वंश से संबंधित राजा हैं। ये प्रश्न पूछा गया है दोस्त, याद रखिएगा। अगला क्या है? कन्नौज का मौखरी वंश। ये पहला क्षेत्रीय वंश था, ये दूसरा क्षेत्रीय वंश है। ये गुप्तों के, यहाँ पे गुस्त लिखा गया है दोस्तों माफ कीजिएगा। ये गुप्तों के क्या थे? सामंत। स्थापना कौन किया था? हरिवर्मा। स्थापना कौन किया था दोस्त? हरिवर्मा। प्रमुख शासन कौन कौन है? ईशान वर्मा, सर्ववर्मा और ग्रहवर्मा। कौन कौन है प्रमुख शासक? ईशान वर्मा, सर्ववर्मा और ग्रहवर्मा। ग्रहवर्मा इस वंश का अंतिम शासक था। ग्रहवर्मा का हत्या कौन कर देता है? तो देवगुप्त। मालवा नरेश देवगुप्त। मालवा के नरेश के बारे में भी हम लोग और भी आगे जानकारी लेंगे जब हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। बस अभी इतना याद रखिए कि जो अंतिम शासक है किस किस वंश का? मौखरी वंश का ग्रहवर्मा। उसका अंतिम शासक को कौन मार दिया? तो मालवा नरेश देवगुप्त। याद रखिएगा दोस्तों। अब यहाँ पे एक चीज और याद रखना है कि अगला जो हम लोग का वंश है का क्षेत्रीय वंश वो कौन सा है? तो मालवा और मगध का परवर्ती गुप्त शासक। यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है दोस्त, पर यहाँ पे क्या होगा? गुप्त। तो देखिए हम लोग 3 वंश अभी तक पढ़ रहे हैं। तीसरा वंश, पहला पढ़े वल्लभी का मैत्रक वंश, दूसरा पढ़े कन्नौज का मौखरी वंश, और तीसरा पढ़ रहे हैं मालवा व मगध का परवर्ती गुप्त शासक। तो बस इसमें ये याद रखना है ये किसके सामंत थे? कुषाण के। और इनका राजधानी क्या था? तो कौशाम्बी। इनका राजधानी क्या था दोस्त? कौशाम्बी। ये पूछा गया है कि परवर्ती गुप्त शासक के समय उनका राजधानी क्या था? तो कौशाम्बी। याद रखिएगा दोस्तों। तो चलिए अगले क्षेत्रीय वंश के बारे में पढ़ते हैं। अगला जो क्षेत्रीय वंश है ये बंगाल का गौंड वंश है। कौन सा वंश है दोस्त? बंगाल का गौंड वंश। अब जब मैं बंगाल के बारे में पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं अलग से वहाँ का जो पाल वंश है और सेन वंश है उसके बारे में भी बताऊंगा दोस्त। बस अभी जब
गुप्त शासन खत्म हुआ उसके बाद का शासनकाल को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो उसमें से बंगाल का गोंड गोंड साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। बाद में मैं आप लोग को पाल वंश और सेन वंश भी बताऊंगा, जो बंगाल के ही वंश हैं, या बंगाल में ही फैलने वाला साम्राज्य है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या है कि जो बंगाल का गोंड प्रदेश है, इसका प्रमुख शासक कौन है? शशांक। प्रमुख शासक कौन है? शशांक, जो शैव धर्म का अनुयायी था और हर्षवर्धन का बहुत बड़ा शत्रु में से एक था। आगे क्या देखे दोस्त, तो आगे इसमें एक जानकारी दिया गया है कि जो बोध गया का बोधि वृक्ष है उसको भी कौन काटा? शशांक। और जो ये अपना राजधानी किसको बनाया था? तो कर्ण सुवर्ण। किसको बनाया था दोस्त? कर्ण सुवर्ण। याद रखिएगा। अगला हम लोग का क्षेत्रीय वंश है, वो क्या है? थानेश्वर और पुष्यभूति का वर्धन वंश। ये गुप्त काल के बाद में सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली वंश के रूप में उभर के आता है। तो ये क्षेत्रीय भले था, बाद में ये बहुत बड़ा वंश बन जाता है, बहुत बड़ा साम्राज्य विस्तार कर लेता है ये लोग। तो इसीलिए इसको बोला गया है कि गुप्तों के बाद में ये दूसरा, या तो गुप्तों के बाद में जो थानेश्वर का या पुष्यभूति का वर्धन वंश था, ये सबसे महान वंश के रूप में उभरा। याद रखिएगा दोस्तों। अब देखेंगे क्या इनके बारे में कुछ जो महत्वपूर्ण जानकारी है। गुप्त काल के बाद में भारत का सबसे शक्तिशाली राजवंश के रूप में उभरा। संस्थापक कौन था? पुष्यभूति। और ये कहाँ पे ये फैलाया था अपना साम्राज्य को सबसे पहले? तो थानेश्वर, जो हरियाणा वाले क्षेत्र में आते हैं। इनका राजधानी ही क्या था दोस्त? थानेश्वर। याद रखिएगा। बाद में इसका राजधानी को चेंज करके हर्षवर्धन कन्नौज बना देता है, पर शुरुआत में इसका राजधानी क्या था दोस्तों? थानेश्वर। याद रखिएगा। तो यहाँ पे याद रखिए कि महान शैव उपासक था और सूर्य उपासक। कौन महान शैव उपासक और सूर्य उपासक था? तो पुष्यभूति। कौन था दोस्तों? पुष्यभूति। याद रखना है। थानेश्वर का वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूति, जो शैव वंश और या तो शैव, भगवान शैव और सूर्य का उपासक था। याद रखना है दोस्त। जैसे हम लोग किसके बारे में पढ़े अभी? मिहिर कुल के बारे में पढ़े, वो भी किसका उपासक था? तो शिव का उपासक था। याद रखिएगा दोस्तों। इसका प्रमुख शासक है नरवर्धन, राजवर्धन प्रथम और प्रभाकर वर्धन। तो प्रभाकर वर्धन को ही हून हरिन केसरी कहा जाता है। प्रभाकर वर्धन को ही क्या कहा जाता है? हून हरिन केसरी। याद रखिएगा दोस्तों। और प्रभाकर वर्धन को ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है। प्रभाकर वर्धन को ही क्या माना जाता है दोस्तों? वास्तविक शासन। और यहाँ पे जो राजवर्धन द्वितीय है और हर्षवर्धन है, इसको मैंने साथ में लिख दिया। तो साथ में लिखने के कारण क्या है दोस्त? तो राजवर्धन ज्यादा दिन तक शासन ही नहीं करता है कि हर्षवर्धन को राजा बनना पड़ जाता है। इसके पीछे भी कहानी है दोस्त, तो मैं इसको आप लोगों को भी जरूर बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्या देख रहे हैं कि अगला और सबसे महत्वपूर्ण जो राजा है किस वंश का? तो वर्धन वंश का। तो वर्धन वंश का सबसे महत्वपूर्ण राजा कौन हुआ? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन इस वंश का सबसे महानतम शासक हुआ। राज्यरोहन इसका मात्र 16 वर्ष का जब था तभी कर दिया गया। कब हुआ इसका राज्यरोहन? 606 एडी में। तो जब ये राजा बनता है तो ये हर्ष संवत चलाते हैं। जैसे हम लोग गुप्त संवत पढ़े, शक संवत पढ़े, तो वैसे ही जब हर्षवर्धन राजा बना तो ये हर्ष संवत चलाया। ये संवत क्या है दोस्तों? कैलेंडर है। ये लोग जब राजा बनता है तो अपने राजा बनने की खुशी में कैलेंडर चलवाता था, उसी को संवत कहा गया है। तो हर्ष चलवाया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? हर्ष संवत। याद रखिएगा दोस्तों। ये अपना राजधानी कहाँ बनाया? कन्नौज। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि इन लोग का पहले राजधानी क्या था? थानेश्वर। बाद में नया राजधानी क्या बना दिया गया? कन्नौज। याद रखिएगा दोस्तों। इसका उपाधि क्या है? हिंदू काल का अकबर, शिलादित्य, कविंद्र, और फिर क्या है? सकालोतरापथ। सकालोतरापथ। याद रखिएगा दोस्तों। और हर्षवर्धन के बारे में जानकारी हम लोग को कहाँ कहाँ से मिलता है? तो हर्षचरित और कादम्बरी। हर्षचरित और क्या से दोस्तों? कादम्बरी। तो ये दोनों का लेखक कौन है? वान भट्ट। और जो कादम्बरी है इसको आधा लिखे थे वान भट्ट, पूरा करने वाला कौन है? भूषण भट्ट। भूषण भट्ट कौन है? तो वान भट्ट का ही पुत्र है। भूषण भट्ट कौन है दोस्तों? वान भट्ट का पुत्र, जो कादम्बरी को पूरा किया था। और किस पुस्तक से जानकारी मिलता है? रजत रंजनी, जिसका लेखक कौन है? कल्हन। और किससे? ह्वेनसांग का सी यू की, ये जो पुस्तक है ह्वेनसांग का, इस पुस्तक से भी हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिलता है। और हर्षवर्धन खुद पुस्तक लिखता था, लेकिन जो पुस्तक लिखता था उसमें अपना नाम क्या देता था? धावक। क्या देता था दोस्त? धावक। तो ये धावक नाम से प्रियदर्शिका, रत्नावली और नगानंद नाम का 3 पुस्तक लिखा है। तो इससे भी इसके बारे में जानकारी मिलता है। किसके बारे में? हर्षवर्धन के बारे में। और एक है भर्तृहरि। एक क्या है? भर्तृहरि। जो भर्तृहरि नाम का व्यक्ति है, ये कौन सा पुस्तक लिखा था? श्रृंगार शतक। कौन सा पुस्तक लिखा था दोस्तों? श्रृंगार शतक। तो श्रृंगार शतक से भी हम लोग को हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिलता है। और इन सभी पुस्तक से हम लोगों को ये जानकारी मिलता है कि ये आरंभ में शैव धर्म को मानता था, लेकिन कालांतर में यानी कि बाद में ये बौद्ध धर्म का अनुयायी बन जाता है दोस्तों। याद रखिएगा। चलिए हर्षवर्धन के बारे में ये जानते हैं कि ये कैसे राजा बना। 16 वर्ष की ही आयु में। इसका बड़ा भाई राजवर्धन था। तो राजवर्धन को ऐसा क्या हो गया कि हर्षवर्धन को ही 16 वर्ष की आयु में राजा बनना पड़ जाता है। तो चलिए दोस्त इसके बारे में थोड़ा जानते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग थोड़ा इसके बारे में कहानी जाने दोस्त, तो याद रखिएगा कि जो प्रभाकर वर्धन है और पत्नी यशोमती है, इसका 3 संतान हुआ। राजवर्धन, राजश्री और हर्षवर्धन। जो राजश्री थी, इसका शादी मौखरी राजा गृहवर्मन से हो जाता है। किससे हो जाता है? मौखरी राजा गृहवर्मन से होता है। और एक थोड़ा सा कहानी ध्यान में रखिएगा कि जब प्रभाकर वर्धन राजा था
और वो बीमार चल रहा था, तो उस समय पे हून का आक्रमण हो जाता है। किसका आक्रमण हो जाता है दोस्त? हून का आक्रमण। तो हून का आक्रमण को निपटने के लिए ये राजवर्धन और हर्षवर्धन को भेज देता है। तब प्रभाकर वर्धन किस स्थिति में था? बीमार स्थिति में था। तो जब हून के साथ में लड़ाई लड़ ही रहा था राजवर्धन और हर्षवर्धन, उसी समय पे ये सूचना आता है कि प्रभाकर वर्धन जो है, इसका बीमारी से मृत्यु हो गया। और मृत्यु से पहले जो इसकी पत्नी यशोमती थी, कौन? यशोमती, ये भी अपना आत्मदाह कर लेती, अपने आप को अग्नि से जला लेती है। क्यों जला लेती है दोस्त? क्योंकि ये अपने पति का बहुत ज़्यादा इलाज करवाई, ठीक ही नहीं हो पा रहा था, ठीक ही नहीं हो पा रहा था। तो इसके चिंता में वो अपना क्या कर लेती है? आत्मदाह, यानी खुद को जला के मार देती है। इसके पिता का भी देहांत हो गया बीमारी से। तो जब राजवर्धन और हर्षवर्धन आता है, तो उसको ये भी जानकारी मिलता है कि जो गृहवर्मन है, यानी कि उसका जीजा, तो गृहवर्मा को, मतलब गृहवर्मा के साथ में शशांक और देवगुप्त मिलके इसके साथ में लड़ाई छेड़ दिया। किसका? गृहवर्मन के साथ में। और जब लड़ाई छेड़ता है तो इसमें गृहवर्मन का हत्या कर देता है शशांक और देवगुप्त मिलके, यानी कि शशांक और देवगुप्त का विजय प्राप्ति हुआ इस युद्ध में। ध्यान में रखिएगा क्या क्या हुआ दोस्त? हून का आक्रमण हुआ। हून का आक्रमण को दबाने राजवर्धन और हर्षवर्धन गया था। प्रभाकर वर्धन का बीमारी से मृत्यु हो गया। उसकी पत्नी यशोमती आत्मदाह कर ली। जब वो लोग भारत वापस आता है, तब वो लोग को ये भी पता चलता है कि गृहवर्मा को शशांक और देवगुप्त दोनों मिलकर मार दिया है, और उसकी जो पत्नी थी राजश्री, उसको भी बंदी बना लिया है। याद रखिएगा दोस्त इतना सारा घटना। तो जब राजवर्धन आता है वापस हुनों को हरवा के, तो राजवर्धन ही राजा बनता है। कौन राजा बना दोस्त? राजवर्धन, जो हर्षवर्धन का बड़ा भाई है। लेकिन जब राजा बनता है, तो अपना जीजा का बदला लेने देवगुप्त से जाता है और देवगुप्त को मार भी देता है, और इसमें राजवर्धन को विजय प्राप्ति होता है। पर जो शशांक था गोंड प्रदेश का राजा, किस प्रदेश का राजा? गोंड प्रदेश, जो बंगाल के क्षेत्र में है, वो उसको धोखा से मार देता है। तो इसी कारण जो हर्षवर्धन है, उसको मात्र 16 वर्ष का आयु में राजा बनना पड़ जाता है दोस्त। क्यों? क्योंकि उसका पिता का देहांत हो चुका है, उसके जीजा का देहांत हो चुका है, उसकी मम्मी आत्मदाह कर ली है, और उसका जो बड़ा भाई है राजवर्धन, उसको भी शशांक धोखा से मार देता है। तो इन सबका बदला लेने के लिए शशांक मात्र 16 वर्ष की आयु में, शशांक हर्षवर्धन है, शशांक पे हमला कर देता है। कितना वर्ष का आयु में दोस्त? 16 वर्ष का आयु में। और इसमें हर्षवर्धन जीतता भी है। तो इसका जो बड़ा भाई था राजवर्धन, उसका देहांत हो गया, इसलिए उसको मात्र 16 वर्ष की आयु में राजा बनना पड़ गया। तो मुझे लगता है आप सबको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि उसको क्यों 16 वर्ष की आयु में राजा बनना पड़ा। तो याद रखिएगा दोस्त, अब ये जब 16 वर्ष का आयु में राजा बनता है, तो ये शशांक को हरा देता है, शशांक के साथ ही लड़ाई कर लेता है। याद रखिएगा दोस्त। और इसका युद्ध, हर्षवर्धन का युद्ध, पुलकेशिन द्वितीय के समय भी होता है। एकमात्र ये राजा रहा पुलकेशिन द्वितीय, जब ये दक्षिण की तरफ, किधर? दक्षिण की तरफ, जैसे कि यहाँ भारत का मैप छोटा सा दिया गया है, ये जब दक्षिण की तरफ अपना क्षेत्र विस्तार करना चाहता है, तो उसका सामना पुलकेशिन द्वितीय के साथ होता है। तो पुलकेशिन द्वितीय इसको नर्मदा नदी के किनारे हरा देता है। कौन सा नदी के किनारे हरा देता है? नर्मदा नदी के किनारे। तो जो पुलकेशिन द्वितीय है, ये नर्मदा नदी किनारे हर्षवर्धन को हराया था। ये हम लोग को कहाँ से पता चलता है? एहोल प्रशस्ति से। कहाँ से पता चलता है दोस्त? एहोल प्रशस्ति से। तो एहोल प्रशस्ति को कौन लिखा था? तो रविकृति। कौन लिखा था? रविकृति। रविकृति कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि था। रविकृति कौन था दोस्त? तो पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि था। जो हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का जो लड़ाई हुआ, उसमें हर्षवर्धन जो हारा, तो इसके खुशी में, या पुलकेशिन द्वितीय जो जीता, इसके खुशी में तो कौन सा प्रशस्ति लिखा है मैंने बताया दोस्त? मैं थोड़ा अभी बताया, अभी ही भूल गया। आप लोग वैसे याद रखिएगा, पीछे वीडियो करके देख लीजिएगा, मैं अभी बताया पर अभी भूल गया दोस्तों। तो रविकृति लिखवाता है, अच्छा एहोल प्रशस्ति, माफ कीजिएगा दोस्त, याद आ गया। कौन सा प्रशस्ति? एहोल प्रशस्ति कौन लिखता है? रविकृति। रविकृति कौन है? पुलकेशिन द्वितीय का राजकवि है, याद रखना है दोस्त। तो इसके बाद हर्षवर्धन कभी भी दक्षिण की तरफ अपना क्षेत्र विस्तार के लिए दोबारा नहीं जाता है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि इसके समय पे प्रशासन कैसे था। तो जो सबसे ऊपर में था साम्राज्य था, उससे नीचे प्रांत को भुक्ति कहा जाता था, उससे नीचे जो था उसको क्या बोलते हैं? विषय, और उससे नीचे को क्या बोल रहे हैं? पाठक, और उससे नीचे को क्या बोल रहे हैं? ग्राम। इसको ऐसे समझिए, सबसे ऊपर में क्या होता है? देश, उसके ऊपर में क्या होता है? राज्य, उसके ऊपर में क्या, नीचे क्या होता है? जिला, उसके नीचे में क्या होता है? प्रखंड, उसके नीचे ग्राम। तो उसी तरीका का यहाँ भी प्रशासनिक इकाई बटा हुआ है। सबसे ऊपर में साम्राज्य, उससे नीचे भुक्ति, उससे नीचे विषय, उससे नीचे पाठक, और उससे नीचे ग्राम। तो जो साम्राज्य का प्रमुख होता था उसको राजा बोलते थे, भुक्ति का प्रमुख को उपरिक कहते थे, और विषय का प्रमुख को विस्पति, और पाठक का प्रमुख को तहसील, और ग्राम का प्रमुख को ग्रामाच पटलिक, ग्रामाच पटलिक कहते थे दोस्तों, याद रखिएगा। और इसका कार्य का बात करें तो क्या, ये हर 5 साल के बाद में महामोक्ष परिषद करवाता था। महामोक्ष परिषद किससे जुड़ा है? एक बौद्ध संगति के जैसा ही है, बौद्ध मीटिंग करवाता था, याद रखिएगा दोस्तों, हर 5 साल के बाद में। और ये इसका क्या क्या काम किया था? तो कश्मीर का राजा दुर्लभ वर्धन से ये भगवान बुद्ध का दांत जबरदस्ती मंगवा लिया था। किससे दोस्त? किससे छीन के जबरदस्ती मंगवा लिया था? दुर्लभ वर्धन से। क्या मंगवा लिया था? तो भगवान बुद्ध का दांत मंगवा लिया था दोस्त, याद रखिएगा।
और क्या काम हुआ था इसके समय पे? तो कुंभ मेला का शुरुआत इसी के समय पे हुआ था दोस्तों, ये भी याद रखना है। कुंभ मेला 4 जगह पे लगता है। कहाँ-कहाँ लगता है? तो नासिक महाराष्ट्र में, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, हरिद्वार उत्तराखंड में और उज्जैन मध्य प्रदेश में। उज्जैन कहाँ दोस्त? मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा दोस्तों। तो कुल 4 जगह पे लगता है। अब आप लोग को कमेंट में ये करके बताना है कि जो कुंभ मेला है ये कितने सालों में लगता है और कुंभ कितने प्रकार का होता है। जैसे अर्ध कुंभ होता है, कुंभ होता है, महाकुंभ होता है। तो कुंभ कितने प्रकार का होता है? मैंने कुछ नाम बताया आपको, तो आप लोग कमेंट में करके बताइए कि कुंभ कितने प्रकार का होता है और कितने कितने वर्षों में कुंभ मेला का आयोजन होता है। ये आप लोग कमेंट में जरूर करके बताइएगा दोस्त। तो यहाँ पे हम लोग का सारा तथ्य वर्धन वंश का समाप्त हुआ दोस्तों। मुख्य रूप से आप लोग हर्षवर्धन का नाम जरूर याद रखिएगा, इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो चलिए दोस्त, हम लोग का तथ्य समाप्त हुआ, अब हम लोग प्रश्नों को लगाते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, हुन शासक मिहिर कुल के पिता का क्या नाम था? हुन शासक मिहिर कुल के पिता का नाम क्या था? तो याद रखिएगा दोस्त, क्या नाम था? तोरमान। क्या नाम था दोस्त? तोरमान। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मिहिर कुल किस धर्म का अनुयायी था जिसे बौद्ध धर्म का विरोधी माना जाता है? मिहिर कुल किस धर्म का अनुयायी था जिसे बौद्ध धर्म का विरोधी माना जाता है? तो किस धर्म को मानता था वो दोस्तों? शैव धर्म को, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, मिहिर कुल के विजय अभियानों और पराजय की जानकारी किस प्रशस्ति में मिलती है? तो मिहिर कुल के विजय अभियान और पराजय की जानकारी किससे मिलता है? तो याद रखिएगा, मंदसौर प्रशस्ति से। किससे मिलता है दोस्तों? मंदसौर प्रशस्ति से। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मालवा के किस शासक ने मिहिर कुल को युद्ध में पराजित किया? मालवा के किस शासक ने मिहिर कुल को युद्ध में पराजित किया? यशोधर्मन। कौन है दोस्तों वो? यशोधर्मन, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वल्लाभी के मैत्रिक वंश की स्थापना वल्लाभी के मैत्रिक वंश की स्थापना कौन किया था? तो याद रखिएगा, भट्टार्क। कौन किया था दोस्तों? भट्टार्क, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। ह्वेनसांग ने किस मैत्रिक शासक के शासनकाल में भारत आया? ह्वेनसांग किस मैत्रिक शासक के शासनकाल में भारत आया? तो याद रखिएगा, ध्रुवसेन द्वितीय। किसके समय पे आया था दोस्तों? ध्रुवसेन द्वितीय। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कन्नौज के मोकरी वंश की स्थापना किसने की थी? कन्नौज के मोकरी वंश की स्थापना किसने की थी? तो हरिवर्मा। कौन किया था दोस्तों? हरिवर्मा, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मोकरी शासक प्रारंभ में किसके सामंत थे? मोखरी शासक प्रारंभ में किसके सामंत थे? तो याद रखिएगा दोस्त, गुप्तों के थे। किसके सामंत थे? तो गुप्तों के सामंत थे, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। मोखरी वंश का अंतिम शासक ग्रहवर्मा का हत्या किसने की? मोखरी वंश का अंतिम शासक का नाम क्या है दोस्त? ग्रहवर्मा। तो ग्रहवर्मा का हत्या कौन करता है? तो देवगुप्त। ग्रहवर्मा का हत्या कौन करता है? देवगुप्त। देवगुप्त कहाँ का राजा था? ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मालवा व मगध के परवर्ती गुप्त शासक किनके सामंत थे? तो किनके सामंत थे? कुषाणों के। किसके सामंत थे दोस्तों? कुषाणों के। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। परवर्ती गुप्त शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो परवर्ती गुप्त शासक अपना राजधानी कहाँ बनाते हैं? कौशाम्बी। कौशाम्बी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। बंगाल में गौड़ वंश का सबसे प्रमुख और शक्तिशाली शासक कौन था? तो बंगाल के गौड़ वंश या गोंड वंश का सबसे प्रसिद्ध या सबसे प्रमुख शक्तिशाली शासक कौन था? शशांक। कौन था? शशांक, जिसको हर्षवर्धन का कट्टर शत्रु भी माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्त। शशांक किस मत का अनुयायी था जिसे शैव अनुयायी कहा जाता है? देखिए दोस्त, यहाँ पे इसका क्वेश्चन में ही आंसर है। तो किसका अनुयायी था? शैव धर्म का। किसका अनुयायी था दोस्तों? शैव धर्म का। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। गया में स्थित बोधि वृक्ष को किसने काटा? शशांक। कौन काटा था दोस्त? शशांक, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शशांक की राजधानी का नाम क्या था? तो कर्ण सुवर्ण। क्या नाम था दोस्तों? कर्ण सुवर्ण। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। थानेश्वर के पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन थे? नाम में ही छुपा हुआ है दोस्त, कौन सा? पुष्यभूति। तो थानेश्वर का पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन है? पुष्यभूति, याद रखिएगा दोस्त। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पुष्यभूति वंश का प्रथम शक्तिशाली और वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा, प्रभाकर वर्धन को। किसको माना जाता है दोस्त? प्रभाकर वर्धन को। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रभाकर वर्धन ने हुनों को पराजित करने के कारण कौन सी उपाधि धारण की थी? तो हुन हरिन केसरी। कौन सी उपाधि धारण किया था दोस्त? हुन हरिन केसरी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रभाकर वर्धन की रानी यशोमती के पुत्री राजश्री का विवाह किससे हुआ था? तो याद रखिए, गृहवर्मा से हुआ था, जो मोखरी वंश का राजा था। किस वंश का राजा था दोस्त? मोखरी वंश का राजा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन कितने वर्षों की आयु में 606 एडी में गद्दी पर बैठा?
606 एडी में जब वो गद्दी में बैठता है तो कितने वर्ष का था? मात्र 16 वर्ष का। और इसको क्यों बैठना पड़ता है? क्योंकि इसका जो भाई था, बड़े भाई राजवर्धन, उसका धोखा से शशांक हत्या कर देता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन का राज्यारोहण के उपलक्ष्य में कौन सा संवत चलाया गया? तो हर्ष संवत कौन सा चलाया गया था दोस्त? हर्ष संवत 606 एडी में। तो 606 एडी में उसका क्या हुआ था? राज्यारोहण हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर को बदलकर कहाँ स्थापित किया? तो हर्षवर्धन अपना राजधानी बदल के कहाँ कर देता है? कन्नौज। कहाँ कर देता है दोस्तों? कन्नौज। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन को किस नाम से पुकारा? चीनी यात्री हर्षवर्धन ने, सर माफ कीजिएगा, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन को शिलादित्य किस नाम से पुकारा दोस्तों? शिलादित्य, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हर्षवर्धन के दरबारी कवि वान भट्ट ने कौन सी प्रसिद्ध जीवनी लिखी? याद रखिएगा, हर्षचरित। कौन सा लिखा था दोस्त? हर्षचरित। तो वान भट्ट का एक और पुस्तक को लिखिए, और पुस्तक के बारे में बताइएगा जिसको ये पूरा नहीं लिख पाए थे। तो इसको पूरा इसके पुत्र ने ही किया था। तो इसके पुत्र का नाम और उस पुस्तक का नाम जरूर कमेंट में लिखिएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हर्षवर्धन ने स्वयं किन 3 संस्कृत नाटकों का रचना किया था? तो प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, इन तीनों को रचना कौन किया था? हर्षवर्धन। और इसको भी आप लोग कमेंट में करके बताइएगा दोस्त कि हर्षवर्धन जब कोई भी पुस्तक लिखता था तो किस नाम से लिखता था? माफ कीजिएगा दोस्त, मैं खुद इसका आंसर लिखते रहा था। तो किस नाम से लिखता था? आप लोग कमेंट में बताइएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हर्षवर्धन को 618 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर किस दक्षिण भारतीय शासक ने हराया? तो पुलकेशिन द्वितीय। कौन हरवाया था दोस्त? पुलकेशिन द्वितीय। तो जब पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन को हराता है कब? 618 ईस्वी में। तो इसी का एक राजकवि था रविकृति। तो रविकृति कौन सा प्रशस्ति का रचना करता है? एहोल प्रशस्ति। इसी प्रशस्ति से हम लोग को पता चलता है कि पुलकेशिन द्वितीय किसको हरवाया था? हर्षवर्धन को हरवाया था दोस्तों। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कुंभ मेले की शुरुआत करने का श्रेय किस राजा को दिया जाता है? तो हर्षवर्धन को। तो आप लोग कमेंट में करके फिर से बताइएगा दोस्त कि कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है और कितने वर्षों के बाद लगता है, और कुंभ कितने प्रकार का होता है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्या है? हर्षवर्धन हर 5 वर्ष में महामोक्ष परिषद का आयोजन कहाँ करता था जहाँ वह दान करता था? तो महामोक्ष का आयोजन कहाँ करता था दोस्त? तो याद रखिएगा, ये करता था कन्नौज में। कहाँ करता था दोस्त? कन्नौज में, याद रखिएगा। माफ कीजिएगा दोस्त, प्रयागराज, मैंने गलती से कन्नौज बोल दिया। कन्नौज उसका राजधानी था। वो कहाँ पे दान करता था? तो प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के प्रशासन में भुक्ति प्रांत का शासक को क्या कहा जाता था? तो प्रांत को किस नाम से पुकारा जाता है दोस्त? भुक्ति। ये भी याद रखना है क्योंकि इसको आप लोग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन में पूछा गया है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि भुक्ति किस चीज़ से संबंधित है? प्रांत, शहर, ऐसा दिया गया था ऑप्शन। तो भुक्ति भी याद रखना है। और जो भुक्ति का हेड होता था उसको क्या बोलते थे? उपारिक। क्या बोलते थे दोस्त? उपारिक। विषयपति जो है ये विषय का हेड होता था, याद रखिएगा दोस्तों। और ग्रामिक ग्राम का हेड होता था। और ग्रामिक को और किस नाम से जानते थे, ये आप लोग कमेंट में करिएगा दोस्तों। अगले प्रश्न और अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्त। हम लोग का अंतिम प्रश्न क्या है? हर्षवर्धन ने कश्मीर के किस शासक से बलपूर्वक बुद्ध के दांत प्राप्त किए? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्त दुर्लभ वर्धन। कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्त इसका? दुर्लभ वर्धन। अगर तो यहाँ पे हम लोग का सारा वीडियो खत्म हुआ दोस्त। अगर आप सबों को वीडियो और क्वेश्चन का कलेक्शन अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा दोस्त, और मेरे साथ डेली जुड़िएगा। हम लोग डेली इतिहास का कुछ ना कुछ चैप्टर खत्म करके डेली कर रहे हैं, और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी कर रहे हैं दोस्त। तो आप लोग मेरे साथ में ज़रूर जुड़िए और इतिहास के सारे चैप्टरों को मेरे साथ में ख़त्म कीजिए दोस्त। आप लोगों का इससे, मेरा ये वादा है कि आप लोगों का इससे हर कम्पिटिटिव एग्जाम में ज़रूर फायदा मिलेगा। तो यहाँ तक जुड़े रहने के लिए सब लोगों को धन्यवाद दोस्त। मेरे से डेली जुड़िए और हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखिए। तो आप सबों को धन्यवाद। सभी को खुश रहिए और कमेंट में भर भर के प्यार दिखाइए दोस्तों। धन्यवाद।